नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इजरायल और ईरान में सीजफायर के बाद भी तनाव खत्म होता नजर नहीं आ रहा। इजरायल ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है तो ईरान की तरफ से भी इजरायली पीएम को लेकर तीखा बयान दिया गया। अभी तक नेतन्याहू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ही खत्म करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब वो ईरानी मिसाइलों को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि 12 दिन की हालिया जंग में ईरान की मिसाइलों ने इजरायल में जो तबाही मचाई थी उससे नेतन्याहू डरे हुए हैं और इसीलिए ऐसी चेतावनियां दे रहे हैं। तो ईरानी मिसाइलों से डरे नेतन्याहू, ईरान इजरायल में छिड़ी जुबानी इस जंग पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का ऐलान। रूसी राष्ट्रपति पर भड़के, बोले पुतिन बातें तो अच्छी करते हैं फिर बम बरसाते हैं। चीन ताइवान के बीच बड़ी जंग की आहट। ताइवान के सैन्य अभ्यास से चीन नाराज, लड़ाकू विमानों की बढ़ाई संख्या, हिंदुस्तान को लेकर कही बड़ी बात। ट्रंप ने गजा में दिए युद्ध विराम के संकेत। उधर शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना का हमला, 43 की मौत, हमास ने दी चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे अंतरिक्ष में बर्फ ने रच दी बिल्कुल नई कहानी, खुलेंगे पानी से जुड़े नए रहस्य। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद के खिलाफ डब्ल्यूएचओ का सख्त एक्शन, लंबी छुट्टी पर भेजा। यूनुस सरकार ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। वादा किया अब निभाओ, टेस्ला चीफ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर कसा तंज। एप्स्टीन फाइल सार्वजनिक करने के चुनावी वादे की दिलाई याद। पाकिस्तान की आर्थिक सुधारों की दिशा अब तक मजबूत, तय किए गए दिशा निर्देशों का ईमानदारी से कर रहा है पालन। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर आईएमएफ मेहरबान। बांग्लादेश ने पीएम मोदी को भेजे 1000 किलो आम। मोहम्मद यूनुस ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी। सीएम ममता को भी गिफ्ट किए हरिभंगा आम। तो ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर हुए 3 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन जिस दिन से सीजफायर हुआ है उस दिन से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कब तक टिकेगा, क्योंकि इजरायल सीजफायर के बावजूद ईरान पर लगातार हमले करवा रहा है। मोसाद के एजेंट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की जान लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ईरान में अलग अलग जगह लगातार धमाकों की खबरें आ रही हैं और खबर भी सामने आई है कि मोसाद ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी अली ताइब की जान ले ली। अली ताइब खुफिया तौर पर खामेनेई के लिए काम करते थे। सारा ला हेडक्वार्टर में खामेनेई के प्रतिनिधि रह चुके थे। तेहरान के चितगर इलाके में एक बिल्डिंग में विस्फोट हुआ जिसमें ताइब मौजूद थे और इसमें उनकी जान चली जाने की बात कही जा रही है। ईरान ने मोसाद को इसका जिम्मेदार माना है, लेकिन इजरायल ने ताइब की जान लेने के मामले में मोसाद का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। वैसे ईरान ने भी पूरे देश में मोसाद के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान चला रखा है और इसमें उसे कुछ कामयाबी भी मिली, लेकिन ईरान को एहसास है कि मोसाद के एजेंट अभी भी बड़ी संख्या में ईरान में मौजूद हैं और इसीलिए खामेनेई सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि उसे ना तो परमाणु बम बनाने देंगे और ना ही उसकी मजबूत मिसाइल क्षमता को बर्दाश्त करेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं होनी चाहिए जिसकी रेंज 480 किलोमीटर से ज्यादा हो, यानी कोई भी मिसाइल इजरायल तक पहुंच वाली नहीं होनी चाहिए। वैसे ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो, इसका समर्थन तो पूरी दुनिया करती दिख रही है। यहां तक कि रूस ने भी कहा है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी मिसाइलों पर भी रोक होगी। इस पर रूस ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को ईरान पर अपनी शर्तें थोपने का कोई अधिकार नहीं है। नेतन्याहू की विश्वसनीयता और इरादों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इजरायल के पीएम को गजा युद्ध और ईरान के खिलाफ लड़ाई में नाकामयाबी मिली है, इसके बावजूद वो अपनी बयानबाजी से नहीं रुक रहे। ईरान में उन्होंने सपना देखा था कि वे हमारी शांतिपूर्ण परमाणु उपलब्धियों को मिटा सकते हैं। नतीजा यह है कि आज ईरान ज्यादा मजबूती से खड़ा है। ईरान में बुरी तरह नाकाम रहने और हमारी शक्तिशाली मिसाइलों से बचने के लिए नेतन्याहू को डैडी यानी अमेरिका के पास भागना पड़ा था।
जंग हारे नेतन्याहू अब हमारी मिसाइलों पर शर्तें लगा रहे हैं। वो अमेरिका को भी बता रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे ये तो सवाल उठता है कि नेतन्याहू आखिर क्या नशा कर रहे हैं। इजरायल के खिलाफ ईरान की तीखी प्रतिक्रिया से एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान ना तो इजरायल के सामने झुकेगा और ना ही अमेरिका के सामने। उल्टा उसने सीजफायर के बाद अपनी युद्ध लड़ने की क्षमता में जबरदस्त सुधार किया है। डिफेंस सिस्टम से लेकर लड़ाकू विमान और मिसाइलों की संख्या को वो तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे जंग फिर शुरू हो तो वो इजरायल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पुतिन पर भड़के ट्रंप की। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपने इस कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें ना सिर्फ बुरी तरह से फेल हो गई, बल्कि यूक्रेन पर रूस के हमलों की तीव्रता और बढ़ गई। रूस ने बीते कुछ दिनों में यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, जिससे ट्रंप काफी खफा हैं और अब उन्होंने एक बार फिर पुतिन पर भड़कते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हूं। वो बेहतरीन तरीके से बात करते हैं, बोलने में माहिर है, लेकिन रात के अंधेरे में लोगों पर बम बरसाते हैं। हमें यह पसंद नहीं आता। दरअसल ट्रंप की तरफ से तो बार बार युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया जा रहा है। वो कई बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस सिलसिले में बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन रूस ने उनके प्रस्तावों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि ये जंग फिलहाल खत्म नहीं हो रही। यूक्रेन में रूस अपना लक्ष्य हासिल करके रहेगा। रूस के सख्त रुख को देखते हुए यूक्रेन की तरफ से बार बार मांग उठ रही है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। अमेरिका पर भी इसे लेकर काफी दबाव है। हालांकि ट्रंप रूस पर प्रतिबंध तो नहीं लगा रहे, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को अपना समर्थन बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन रूस के साथ कीव के संघर्ष के बीच यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें भेजेगा। ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें पैट्रियट्स देंगे, जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। अमेरिका अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा रहा है और यूक्रेन हमें इसके लिए 100% भुगतान करेगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ा दी गई है, तो यूक्रेन के खिलाफ रूस भी अपना समर्थन बढ़ा रहा है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच पहले ही एक डील हो चुकी है, जिसके तहत अगर कोई देश रूस पर हमला करता है तो उसे उत्तर कोरिया पर भी हमला माना जाएगा। ऐसे में उत्तर कोरिया ने साफ कहा है कि यूक्रेन युद्ध के कारणों को खत्म करने के रूसी नेतृत्व के फैसले में उत्तर कोरिया पूरी तरह से साथ है। उनका देश यूक्रेन मसले पर रूस को बिना शर्त समर्थन दे रहा है और हर कदम पर उसके साथ है। उत्तर कोरिया का यह बयान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के दौरे के बीच आया। लावरोव उत्तर कोरिया के बाद चीन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की। इन नेताओं के बीच अमेरिका से संबंध और यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चर्चा हुई। यानी रूस भी अपने पाले में समर्थन जुटा रहा है, जो ट्रंप की चिंता बढ़ा रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी चीन और ताइवान में बढ़ते तनाव की। तो चीन के खिलाफ ताइवान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि 2027 से पहले वो ताइवान का विलय चीन में करा लेगा। चीन की आक्रामकता को जवाब देने के लिए ताइवान में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें 22,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को शामिल किया गया है। यही नहीं, ड्रिल में विध्वंसक मिसाइलों का परीक्षण भी किया जा रहा है। ताइवान के सैन्य अभ्यास से चीन नाराज हो गया है और दावा किया जा रहा है कि वो अब कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। एक तरफ ताइवान सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ने 5वीं पीढ़ी के विमानों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बड़े पैमाने पर J-35 विमान को बनाया जा रहा है। चीन ने फाइटर जेट्स को बनाने वाली कई मेगा फैक्ट्री खोली है, जिससे लग रहा है कि वो ताइवान पर कब्जे की तैयारी में जुट गया है। चीन के J-35 विमानों को खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है और ये ताइवान के खिलाफ युद्ध में घातक साबित हो सकते हैं। चीन की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी चिंता में दिखाई दे रहा है और इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने क्वाड के सदस्यों, खासतौर पर जापान और ऑस्ट्रेलिया से सवाल किया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनकी क्या भूमिका होगी। लेकिन दोनों ही देशों ने अमेरिका को कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया है और इसका कारण है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया की नीति किसी भी युद्ध में शामिल होने की नहीं रही है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि उन्हें ट्रंप के व्यवहार पर भरोसा नहीं है, जो कभी भी पलटी मार सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप ये सवाल अपने सहयोगियों से कर रहे हैं कि क्या वो ताइवान की सुरक्षा करेंगे, जबकि खुद अमेरिका इस तरह की गारंटी देने को तैयार नहीं है। जबकि क्वाड का चौथा सदस्य हिंदुस्तान, इसे अमेरिका की तरफ से यह सवाल तो नहीं किया गया, लेकिन हिंदुस्तान और चीन का विवाद जरूर बेहद जटिल स्थिति में है। गलवान मामले के बाद पहली बार चीन पहुंचे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात से पहले ही चीन का बड़ा बयान सामने आ गया। चीन ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन के बीच विवाद का बड़ा कारण तिब्बत को लेकर हिंदुस्तान की नीति है। दरअसल इस समय दलाई लामा के चुनाव का मामला गरमाया हुआ है। दलाई लामा इस समय हिंदुस्तान में है और चीन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो गजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच भी इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वैसे तो इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू हाल ही में अमेरिका का दौरा करके लौटे हैं और दावा किया जा रहा था कि उनके दौरे का मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गजा युद्ध विराम पर बातचीत करना था। लेकिन उनका दौरा खत्म हो जाने के बावजूद कोई भी फर्क गजा में नजर नहीं आ रहा। इजरायली सेना की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में युद्ध विराम के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इसका हल निकल जाएगा। दरअसल इजरायल और हमास के बीच अमेरिका के 60 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन उसमें कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही। वार्ता के धीमे होने के पीछे इजरायली अधिकारियों ने हमास को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हमास का कहना है कि युद्ध विराम के लिए इजरायल को उस पूर्ववर्ती संघर्ष विराम की सीमाओं पर लौटना होगा जो मार्च से पहले तय की गई थी। युद्ध विराम की शर्तों को लेकर मामला उलझा हुआ है। इस बीच इजरायली हमलों में एक शरणार्थी शिविर में रह रहे 43 लोगों की मौत हो गई। शिविर में लोग पानी भर रहे थे कि तभी अचानक इजरायल ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद इजरायल की काफी निंदा हो रही है। हालांकि बाद में इजरायल की तरफ से यह सफाई आई कि हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इजरायली सेना ने हमले को मानवीय त्रासदी बताते हुए कहा कि यह तकनीकी खराबी से हुआ और हमारा टारगेट कहीं और था। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब गजा में अस्पताल या किसी शरणार्थी शिविर को इजरायली सेना ने निशाना बनाया हो। ऐसे में हमास भी आग बबूला दिखाई दे रहा है। हमास ने इजरायल को चेतावनी दे दी है। हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने सख्त स्वर में कहा कि इजरायली फलस्तीनी जमीन पर कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे, खासकर तब जब दाइफ और उनके भाई फलस्तीन की आजादी का आखिरी अध्याय लिख चुके होंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद दाइफ हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के जनरल कमांडर थे, जिनकी 1 साल पहले इजरायल के साथ संघर्ष में जान चली गई थी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे बर्फ की। तो अब तक ये माना जाता था कि अलग अलग परिस्थितियों में जो बर्फ जमती है, खासतौर पर अंतरिक्ष या फिर पृथ्वी से दूर किसी दूसरे ठंडे ग्रह पर जहां पानी मौजूद हो, तो वहां पर जमी बर्फ बेहद अव्यवस्थित और अनियोजित होगी। लेकिन नई रिसर्च से यह धारणा टूट गई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंतरिक्ष में जो बर्फ बनती है उसमें कुछ अंशों में एक समान पैटर्न यानी क्रिस्टल संरचना मौजूद होती है। इस स्टडी के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन और पृथ्वी पर प्रयोग दोनों ही किए। उन्होंने पानी के अणुओं को -120 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया और अलग अलग दर से उसे जमाया। जिन परिस्थितियों में पानी धीरे धीरे जमा, वहां बर्फ की बनावट में लगभग 20% हिस्से में क्रिस्टल पैटर्न मिले। पृथ्वी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने पानी की भाप को ठंडी सतह पर जमा कर बर्फ बनाई। इसके अलावा बहुत कम तापमान पर सामान्य बर्फ को क्रश कर एक और रूप तैयार किया। इन दोनों ही तरह की बर्फ को जब थोड़ी गर्मी दी गई तो उसमें क्रिस्टल बनने लगे। इसका मतलब था कि बर्फ की संरचना में पहले से क्रिस्टल जैसी प्रवृत्तियां मौजूद थी। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि बर्फ में उसकी पुरानी संरचना की याद बनी रहती है, यानी जब बर्फ कभी क्रिस्टल रूप में रही हो तो उसकी हाइड्रोजन की व्यवस्था बाद में भी बनी रहती है, भले ही बर्फ एमॉर्फस क्यों ना हो। ये खोज सिर्फ अंतरिक्ष की बर्फ को लेकर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे एमॉर्फस यानी अव्यवस्थित सामग्री की हमारी समझ पर भी असर पड़ेगा। यूसीएल के भौतिक रसायनविद क्रिस्टोफ सोल्जमान के मुताबिक पृथ्वी पर बर्फ एक असामान्य चीज है, लेकिन अंतरिक्ष में बर्फ को अब तक एक बेतरतीब जमे हुए रूप के तौर पर देखा जाता था। इस स्टडी ने उस धारणा को खारिज कर दिया है। इस रिसर्च को फिजिकल रिव्यू बी नामक साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसके नतीजे बताते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे आम चीजों में से एक यानी पानी अब भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है।
तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।